हाय एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे यूएन चार्टर का सेक्शन 5। 4 तक हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो इसमें हम देखेंगे। तो सेक्शन 5 क्या बताता है? ये कहता है संयुक्त राष्ट्र के किसी ऐसे सदस्य को जिसके विरुद्ध सुरक्षा परिषद द्वारा कोई निवारक या बाध्यकारी कार्रवाई की गई हो, महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर सदस्यता के अधिकारों या विशेषाधिकारों का प्रयोग करने से निलंबित किया जा सकता है, और इन अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रयोग का अधिकार सुरक्षा परिषद द्वारा उन्हें प्रदान किया जा सकता है। ठीक है। जो संयुक्त राष्ट्र का कोई सदस्य है और सुरक्षा परिषद अगर चाहे तो, और यदि वह कोई निवारक या बाध्यकारी कार्रवाई कर रही तो महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर तो उस सदस्य को उसके सदस्यता के अधिकारों या विशेष अधिकारों का प्रयोग करने से लिए कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है, और फिर से उन्हें वह वापस भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सदस्यों के निलंबन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो वो है 5। और आर्टिकल 6 इनके निष्कासन के बारे में बताता है सदस्यों के। तो संयुक्त राष्ट्र का कोई सदस्य यदि प्रस्तुत घोषणा पत्र के सिद्धांतों का बार बार उल्लंघन करता है तो सुरक्षा परिषद क्या करेगी? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा उससे संघ से उसका निष्कासन कर सकती है, यानी परमानेंट उसे हटा सकती है। 5 में ओनली निलंबन था। सेक्शन 7 बताता है हमें संयुक्त राष्ट्र के अंगों के बारे में। इसके अनुसार निम्नलिखित संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों के रूप में स्थापित की गई हैं। सबसे पहले महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यायिकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। प्रस्तुत घोषणा पत्र के अनुसार आवश्यकता होने पर सहायक अंग भी स्थापित किए जा सकते हैं इनके अलावा भी। सेक्शन आर्टिकल 8 बताता है हमें कि संयुक्त राष्ट्र अपने मुख्य सहायक अंगों में स्त्रियों और पुरुषों की किसी भी हैसियत में समानता के अधिकार के आधार पर भाग लेने की पात्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन का विरोध करता है सेक्शन आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 बताता है महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य होंगे, और महासभा में किसी भी सदस्य देश के 5 से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे। देखिए, बाकी जितने भी अंग हैं उन सब से एक प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन एक महासभा ही है जहाँ से 5 प्रतिनिधि जाते हैं एक सदस्य से। सेक्शन 10 बताता है हमें प्रस्तुत घोषणा पत्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाली संयुक्त राष्ट्र के किसी भी अंग की उन शक्तियों को और कार्यों से जिनकी व्यवस्था प्रस्तुत घोषणा पत्र में की गई है संबंधित किसी भी प्रश्न या किसी मामले पर महासभा विचार कर सकती है, और अनुच्छेद 12 में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त इस प्रकार के किसी भी प्रश्न या मामले के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों सुरक्षा परिषद से या दोनों से ही सिफारिश कर सकती है। तो आर्टिकल 10, 11, 12 ये बताते हैं इसके एक्ट के बारे में, किसके? महासभा के बारे में। तो क्या क्या करेगी? संयुक्त राष्ट्र के किसी भी अंग की उन शक्तियों और कार्यों से जिनकी व्यवस्था प्रस्तुत घोषणा पत्र में की गई है संबंधित किसी भी प्रश्न या किसी मामले पर महासभा विचार कर सकती है। ठीक है। और धारा 12 में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त भी वह किसी प्रश्न के ये मामले के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से सुरक्षा परिषद से या दोनों से सिफारिश कर सकती है। और उसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 11 पर। कहता है महासभा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की दृष्टि से वांछित सहयोग के सामान्य सिद्धांतों पर विचार कर सकती है, जिनमें निरस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण का नियमन करने वाले सिद्धांत भी सम्मिलित हैं। और इसके साथ ही महासभा ऐसे सिद्धांतों के संबंध में सदस्य या सुरक्षा परिषद या दोनों से ही सिफारिश भी कर सकती है। और महासभा संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य के द्वारा सुरक्षा परिषद अथवा किसी ऐसे राज्य के द्वारा जो अनुच्छेद 35 के पैरा 2 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र का सदस्य न हो। ठीक है। आर्टिकल 35 के पैरा 2 के अनुसार कोई ऐसा राज्य जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य न हो प्रस्तुत किए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने से संबंधित किसी भी प्रश्न पर विचार कर सकती है। ठीक है। यदि कोई राष्ट्र सदस्य नहीं है लेकिन वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यदि वह कोई प्रस्ताव रखता है तो उस पर विचार कर सकती है। अनुच्छेद 12 में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त ऐसे किसी भी प्रश्न के संबंध में से संबंधित राष्ट्र या राष्ट्रों में सुरक्षा परिषद या दोनों से ही सिफारिश कर सकती है। महासभा ऐसे किसी प्रश्न को जिस पर कार्रवाई आवश्यक है विचार विमर्श के पूर्व या पश्चात सुरक्षा परिषद के पास विचारार्थ अवश्य भेजेगी। महासभा सुरक्षा परिषद का ध्यान उन परिस्थितियों की ओर आकर्षित कर सकती है जिनसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो। ठीक। और इस अनुच्छेद में महासभा को जो शक्तियाँ निश्चित की गई हैं उनमें अनुच्छेद 10 का सामान्य विषय क्षेत्र सीमित नहीं होगा। प्रस्तुत घोषणा पत्र में विनिर्दिष्ट कार्यों के अनुसार जब सुरक्षा परिषद किसी झगड़े या परिस्थिति के संबंध में कोई कार्रवाई कर रही हो तब सुरक्षा परिषद महासभा से ऐसा करने का अनुरोध नहीं करे, तब तक महासभा उस झगड़े या परिस्थिति के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करेगी।
महासचिव सुरक्षा परिषद की सहमति से महासभा को उसके प्रत्येक अधिवेशन के समय अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने से संबंधित ऐसे किसी भी मामले की सूचना देना जिस पर की सुरक्षा परिषद कार्रवाई कर रही हो और इसी प्रकार अन्य महासभा का अधिवेशन न हो रहा हो, तो जैसे इस प्रकार के मामले सुरक्षा परिषद कार्रवाई कर चुके हैं, वह महासभा को संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को इस संबंध में सूचना देगी। आर्टिकल 13 महासभा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अध्ययन की व्यवस्था करेगी और उन पर सिफारिश करेगी। कौन कौन से प्रयोजन है? सबसे एक, राजनीतिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विधि की क्रमिक विकास और उसके संहिताकरण का प्रोत्साहन देना। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना और जाति, लिंग, भाषा या धर्म पर आधारित भेदभाव के बिना सबके लिए मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की प्राप्ति में सहयोग देना। ऊपर पैरा 6 में उल्लिखित मामलों के संबंध में महासभा के अतिरिक्त दायित्व, कार्य और शक्तियां हैं, वे हैं अध्याय 9 और 10 में। आर्टिकल 14 है, किसी भी कारण से उत्पन्न किसी ऐसी परिस्थितियों को जिससे महासभा की राय में राष्ट्रों के सामान्य कल्याण या मित्रतापूर्ण संबंधों को ठेस पहुंचाने की संभावना हो, महासभा अनुच्छेद 12 के बंधों के अधीन शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए उपायों की सिफारिश कर सकती है और इन परिस्थितियों में प्रस्तुत घोषणा पत्र के जिन उपबंधों में संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजनों और सिद्धांतों को निर्दिष्ट किया गया, उनका उल्लंघन करके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली स्थितियां भी शामिल हैं। महासभा को सुरक्षा परिषद से वार्षिक और विशेष रिपोर्ट प्राप्त होंगी जिन पर वह विचार करेगी, ये बताया गया आर्टिकल 14 में। ठीक है, जो वार्षिक रिपोर्ट है ये पूछ लिया जाता है कहाँ पर है, 15 में। और इन रिपोर्टों में कार्रवाई का विवरण होगा जिन्हें सुरक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए निश्चित किया गया है। तो महासभा को संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों से रिपोर्ट प्राप्त होंगी और वह उन पर विचार करेगी। महासभा अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक परिषद के संबंध में ऐसे कार्य करेगी जो 12वें और 13वें अध्याय में निर्दिष्ट किए गए हैं। ये बताता है आर्टिकल 16 कि कौन सा आर्टिकल है जो न्यायिक परिषद न्याय सहायता पद्धति के संबंध में कार्य करेगी इसके अनुसार महासभा, तो वो है 16। और इनमें ऐसे क्षेत्रों के लिए न्याय सहायता समझौतों का अनुमोदन भी शामिल है जिन्हें सामरिक महत्व के क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। आर्टिकल 17, महासभा संघ के बजट पर विचार करेगी और उसका अनुमोदन भी करेगी और संघ का व्यय महासभा द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार सभी सदस्य राष्ट्र वहन करेंगे। ठीक, जो पूछ लिया जाता है बजट से संबंधित कौन सा है आर्टिकल, तो ये 17 है। रिपोर्ट किसमें दे रही थी, वार्षिक रिपोर्ट, वो 15 में थी। और न्याय सहायता परिषद आर्टिकल 16 में है। आर्टिकल 18 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वोटिंग राइट देता है आर्टिकल 18। तो महासभा के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर महासभा के निर्णय उस समय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किए जाएंगे और इन प्रश्नों में निम्नलिखित शर्तें शामिल होंगी। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के संबंध में सिफारिश, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, और आर्टिकल 86 के पैरा 1C के अनुसार न्यायिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों का प्रवेश, सदस्य के अधिकारों और उनके विशेषाधिकारों की निलंबन, सदस्यों का निष्कासन, न्याय सहायता परिषद के परिचालन से संबंधित प्रश्न तथा बजट संबंधी प्रश्न इसमें शामिल होंगे। अन्य प्रश्नों का जिनमें अतिरिक्त प्रकार से अन्य प्रश्न भी शामिल हैं, इनके निर्णय 2/3 बहुमत से किए जाने हैं। निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। आर्टिकल 19, तो संयुक्त राष्ट्र का वह सदस्य जिसका नाम उसके द्वारा संघ को दिया जाने वाला अंशदान बकाया है, उस दशा में महासभा में मतदान का अधिकारी नहीं होगा, जबकि उसके नाम बकाया राशि पिछले 2 वर्षों से उसके द्वारा देय अंशदान की राशि के बराबर इससे अधिक है। फिर भी यदि महासभा का यह विश्वास है कि संबंधित सदस्य ऐसे कारणों से अंशदान चुकाने में समर्थ रहा है तो उसके वर्ष से बाहर है, तो वह समुदाय को मतदान की अनुमति प्रदान कर सकती है। मतलब ये है कि कोई व्यक्ति जिसको पिछले 2 वर्ष का अंशदान बकाया है तो वह मत नहीं देगा, लेकिन अगर रीजनेबल कोज रहा है तो महासभा उसे ये राइट दे सकती है वोटिंग का। आर्टिकल 20 है, महासभा की बैठक के नियमित वार्षिक अधिवेशनों में तथा अवसरित विशेष अधिवेशनों में हुआ करेंगी। तो आर्टिकल 20 बताता है इसकी बैठकें कहाँ होंगी। और विशेष अधिवेशन सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र के अधिसंख्यक सदस्यों के अनुरोध पर महासचिव द्वारा बुलाए जाएंगे। किसके द्वारा? सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र के अधिसंख्यक सदस्यों के अनुरोध पर महासचिव द्वारा। महासभा स्वयं अपनी क्रियाविधि संबंधी नियम बनाएगी। वह प्रत्येक अधिवेशन के लिए अपने अध्यक्ष का चुनाव करेगी। ठीक, ये कहा गया आर्टिकल 21 में। तो वह अपनी क्रिया संबंधी नियम स्वयं बनाएगी
और अपने अध्यक्ष का चुनाव करेगी। आर्टिकल 21 और 22 अपने कार्यों का संपन्न करने के लिए महासभा ऐसे सहायक अंगों की स्थापना कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे। यदि उसे लग रहा है कि उसे अपनी सहायता के लिए कुछ अंगों की स्थापना की जानी चाहिए तो कर सकती है। और यहाँ से 23 से हमारा स्टार्ट हो जाता है सुरक्षा परिषद, जिसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।